हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम लोग हमारी क्लासेस के अंदर 2016 के IBPS AF4 रीजनिंग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने हमारी लास्ट की क्लासेस के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट, पजल और उसके अलावा ब्लड रिलेशन या फिर कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर से भी क्वेश्चंस को किया था। और कल की क्लास में हम लोगों ने मशीन इनपुट या फिर इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन किया था। आज की क्लास के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर जो 26 से 30 है वो हमें कुछ दिखाई दे रहा है सिटिंग अरेंजमेंट से, स्क्वायर टेबल सिटिंग अरेंजमेंट से दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ ये क्या है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यानी कि आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर दो चैप्टर से क्वेश्चन आपको मिलेगा। पहला तो आपको अरेंजमेंट है, ये सिटिंग अरेंजमेंट, और दूसरा आपके पास क्या है, ये ब्लड रिलेशन है। यानी कि फैमिली के साथ साथ आपको क्या करना है, फैमिली मेंबर्स को क्या करना है, अरेंज करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन होगा जिसमें आपको फैमिली ट्री बनाना होगा और साथ साथ ही उस फैमिली मेंबर्स को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर टेबल पर अरेंज करना पड़ेगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन हमें क्या कहती है। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 8 मेंबर्स हैं और उन 8 मेंबर्स के नाम कुछ इस तरह से दिए गए हैं। एक परिवार है इन 8 मेंबर्स का, जो कि क्या है, वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठा है कि प्रत्येक महिला दो पुरुषों के बीच बैठी है और वाइस वर्सा, यानी कि अपोजिट भी क्या होगा कि एक पुरुष क्या है, दो महिलाओं के बीच में बैठा है। फिर उसने कहा कि 4 व्यक्ति मेज की प्रत्येक भुजा के मध्य बैठे हैं और मेज के केंद्र की ओर उन्मुख हैं। यानी कि जो टेबल की आपकी जो भुजा है उसकी जो बीच में व्यक्ति बैठा है वो किस तरफ बैठा है, उसका फेस किस तरफ है, तो उसका फेस केंद्र की ओर है। तो यानी कि जो कॉर्नर पर 4 व्यक्ति बैठेंगे उनका फेस क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, केंद्र की तरफ नहीं होगा। उस परिवार में मौजूद सभी माताएं अपनी अपनी वर्तमान बेटियों का सामना कर रही हैं। मतलब जब भी आप अरेंजमेंट बनाएंगे तो उस अरेंजमेंट के अंदर इस फैमिली की जितनी भी मदर्स हैं, जितनी भी माताएं हैं, वो क्या होंगी, अपनी डॉटर्स के सामने बैठी होंगी, अपनी पुत्रियों के सामने बैठी होंगी। यानी कि माँ बेटी दोनों कहाँ होंगी, आमने सामने होंगी। ये बात इसने यहाँ पे कही है। उसके बाद हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन देनी स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम इनका फैमिली ट्री ही बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट के लिए इसने यहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज़ किए। कौन से वर्ड्स यूज़ किए, उसने कहा कि टी की ग्रैंड डॉटर। अब हमें डायरेक्ट नहीं पता चल रहा कि टी की ग्रैंड डॉटर कौन है, तो हम उसे कैसे बिठा लेंगे। फिर उसने कहा क्यू की दादी, हमें नहीं पता अभी तक क्यू की दादी कौन सी है, तो इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, फैमिली ट्री को बनाएंगे, यानी कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले उसने क्या कहा कि पी क्यू की बहन है। ठीक है, हमने बना लिया कि पी क्या है, क्यू की बहन है। ठीक है, डब्ल्यू एस का दामाद है। अभी तक ना हमारे पास डब्ल्यू है ना हमारे पास एस है, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आर क्यू की माँ है। हमारे पास क्यू है तो हम क्यू की मदर को बना सकते हैं, और वो कौन है, आर है। फिर उन्होंने पीछे लाइन में कहा कि आर यू की पत्नी है। मतलब आर की जो शादी हुई है वो किससे हुई है, यू से हुई है। यानी कि पी और क्यू के फादर साहब जो हैं, पिताजी जो हैं, वो कौन है, यू है, और माताजी कौन है, आर हैं। अभी तक यहाँ तक हमें बात समझ में आई। फिर उन्होंने कहा यू की माता और उसके पिता, मतलब कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर यू के फादर और यू की मदर की भी बात की गई है। तो यानी कि यू की मदर भी होगी और यू के क्या होंगे, हमारे पास फादर भी होंगे। इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं उनका भी क्या होगा, जिक्र किया होगा। और इसी के साथ उसने क्या कहा, क्यू की दादी। अब क्यू की दादी तो वही होगी जो क्या होगी, यू की माँ होगी।
अब इसने कहा कि WS का दामाद है, मतलब यहाँ इन दोनों कंडीशन में U के फादर और मदर में कौन होना चाहिए, एक मेंबर S होना चाहिए, तभी क्या बन पाएगा, उनका दामाद बन पाएगा। और उनका दामाद कौन होगा, U की कोई सिस्टर होगी, और उस सिस्टर की जिससे मैरिज होगी वो मेंबर कौन है, W है। और क्यों है, क्योंकि हमें बताया गया है कि WS का दामाद है। लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है कि S को हम फीमेल बनाएं या फिर S को हम मेल बनाएं। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट केस के अंदर S को फीमेल बनाते हैं और T को क्या बना देते हैं, मेल बना देते हैं। S को क्या बना दिया, फीमेल बना दिया, और T को क्या बना दिया हमने, मेल बना दिया। अब हमारे पास बाकी सारा फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया, लेकिन एक जना बच गया, और वो कौन है, V बच गया। तो V कौन होगी, इसकी बेटी होगी। यहाँ तक हमारा क्या कंप्लीट हुआ, फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग हमारे अरेंजमेंट पे। अरेंजमेंट में उसने क्या कहा कि आपको एक स्क्वायर टेबल बनाना है, और स्क्वायर टेबल पे 8 मेंबर्स को बिठाना है, जिसमें भुजाओं के मध्य बैठे व्यक्ति क्या कर रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं, जबकि जो कॉर्नर पर बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, बाहर की ओर देख रहे हैं। तो कुछ इस तरह से हम इसे बनाएंगे। एक सेकंड, इसको ऊपर बनाते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को विजिबल हो। 8 मेंबर बना दिए, जिनमें से 4 क्या हैं, कॉर्नर पर हैं, और 4 क्या हैं, बीच में हैं। तो जिनमें से 4 जो भुजाओं के मध्य में बैठे हैं उनका फेस तो क्या है, केंद्र की ओर है, और जो कॉर्नर पर बैठे हैं उनका फेस क्या है, बाहर की ओर है। अब हम शुरू करते हैं हमारे यहाँ से अरेंजमेंट की लाइन, जो उसने यहाँ से स्टार्ट की है। उसने कहा कि S के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, W बैठा है। अब मुझे नहीं पता कि मैं S को कहाँ बिठाऊं, तो मेरे पास 2 कंडीशन हो सकती है, या तो मैं S को कॉर्नर पर बिठा दूं, या फिर मैं S को क्या बिठा दूं, केंद्र की तरफ, यानी कि बीच में बिठा दूं। कहीं भी बिठा लो, लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए कि S क्या है, हमारी इस कंडीशन में फीमेल है। फीमेल है मतलब कि उसको मैं किससे डिनोट करूं, माइनस से डिनोट करूं, तो S को मैंने यहाँ बिठा दिया। तो S के बाएं से तीसरे स्थान पर हमें बिठाना है, ये रहा S। तो इसकी लेफ्ट साइड में हमें जाना है, तो लेफ्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यहाँ पे कौन होगा, W होगा। और W क्या है, मेल कैंडिडेट है, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे, प्लस के साइन से डिनोट करेंगे। फिर उसने क्या कहा था कि 2 पुरुषों के बीच में बैठी है कौन, एक महिला, यानी कि अगर ये लेडी है तो यहाँ पर क्या होगा, मेल कैंडिडेट होगा। कौन होगा, मेल कैंडिडेट होगा। और यहाँ कौन होगी, फिर से फीमेल होगी। 2 फीमेल के बीच में एक मेल है, और इसी तरह से मैं कहूँ कि 2 फीमेल के बीच में क्या है, एक मेल है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस होगा। इस तरह से हमने इसकी कंडीशन को क्या कर दिया, फॉलो कर दिया। अब आगे चलते हैं। आगे उसने क्या कहा था, S की कोई बेटी है क्या, बिल्कुल है। S की बेटी कौन है, V है। और उसने कहा था कि माँ बेटी क्या बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं। तो ये रहा S, तो इसकी बेटी जो है V, वो क्या होगी, बिल्कुल इसके सामने होगी। ठीक है। फिर उसने कहा कि U R के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। अब हमें नहीं पता कि हम U को कहाँ बिठाएं, लेकिन हमें इतना पता है कि U क्या है, मेल कैंडिडेट है, यानी कि वो कहाँ आएगा, जहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लस का साइन है। अब हमने क्या देखा कि हम U को अगर यहाँ बिठाएं तो U के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन आना चाहिए, R आना चाहिए। U हमने यहाँ बिठाया तो राइट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ तो आ नहीं सकता। फिर प्लस वाली जगह का है, ये रही। U को हमने यहाँ बिठाया तो राइट
राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर भी नहीं आ सकता। यू को हम कहाँ बिठाएं, यहाँ बिठाएं, तो राइट में फर्स्ट सेकंड और थर्ड कौन आ सकता है, आर आ सकता है। आर फीमेल होनी चाहिए और फीमेल ही है, क्यों है, क्योंकि वो क्या है, यू की पत्नी है। अब हमारे पास ये रहा आर। अब आर की भी क्या है, एक बेटी है जिसका नाम है पी, तो आर के सामने कौन आनी चाहिए, उसकी बेटी आनी चाहिए। लो जी, आर के सामने कौन आ गई, उसकी बेटी आ गई। अब उसने कहा क्यू की दादी, क्यू की दादी कौन है, एस है, उसके बाईं ओर पहले स्थान पर बैठी है। मतलब कि एस की सॉरी जो क्यू की दादी है एस, वो क्यू से कहाँ बैठी है, बाईं ओर पहले स्थान पर बैठी है। तो एस को तो हमने पहले से ही बिठा रखा है, मतलब क्यू कहाँ आएगा, क्यू ऐसी जगह पे आना चाहिए कि उसकी बाईं तरफ पहले स्थान पर कौन होना चाहिए, एस होना चाहिए। तो क्यू यहाँ बिठाया और इसकी लेफ्ट फर्स्ट पे कौन बैठा है, एस बैठी है, और एस क्या है, क्यू की दादी है। ठीक है। टी की ग्रैंड डॉटर, अब टी की ग्रैंड डॉटर कौन है, ये रहा टी, तो टी की ग्रैंड डॉटर कौन है, पी बैठी है। अब पी कहाँ है, उसके दाएं पहले बैठी है, किसके, टी की ग्रैंड डॉटर उसके दाएं पहले बैठी है, मतलब टी के। अब टी कहाँ आना चाहिए, ऐसी किसी जगह पे आना चाहिए कि पी क्या हो, जस्ट उसके राइट हो। अब टी को कहाँ बिठाऊं, यहाँ बिठाऊं, तभी जाके क्या होगा, जस्ट राइट पी होगा। क्यों, क्योंकि पी क्या है, टी की ग्रैंड डॉटर है। बिल्कुल ठीक बात। अब हमारे पास क्या हुआ, पूरा का पूरा फैमिली ट्री भी कंप्लीट हो गया और अरेंजमेंट भी कंप्लीट हो गया। यहाँ ये लास्ट लाइन हम चेक करें, उसने कहा यू और क्यू के मध्य केवल एस बैठा है। ये रहा यू, ये रहा क्यू, बीच में कौन बैठा है, एस बैठा है। बिल्कुल ठीक है। फिर उसने कहा यू की माता उसके दाएं पहले बैठी है। अब यू की माता कौन है, एस है, और उसके कहाँ बैठी है, जस्ट राइट बैठी है। ठीक है। और पिता, किसके पिता, और वर्ड किसके लिए आता है, फर्स्ट मेंबर के लिए आता है, और फर्स्ट मेंबर कौन है, यू है। तो यू के पिता उसके दूसरी बाएं बैठे हैं। अब यू के पिता उसके दूसरे बाएं, यू के पिता कौन है, टी है, ये रहे टी, तो यू का लेफ्ट फर्स्ट सेकंड कौन बैठा है, टी बैठा है। तो यहाँ हमने क्या किया, ब्लड रिलेशन के अकॉर्डिंग फैमिली ट्री भी बना लिया और सिटिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हमने इनको क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। अब देखते हैं कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन से हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर उसने आपसे पूछा कि टी की पुत्री कौन है। तो देखते हैं टी की पुत्री कौन है। तो ये रहा हमारे पास टी, और टी की बेटी कौन है, वी है। तो हमारे पास राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें आपको दिया है वी। फिर आपसे पूछा कि यू की पत्नी के दाएं पहला कौन बैठा है। अब पहले तो ये ढूंढें कि यू की पत्नी है कौन। यू की पत्नी कौन है, आर है। आर कहाँ बैठा है, ये रहा। आर के अगला दाएं पूछा है, दाएं पहले स्थान पर कौन बैठा है, क्यू बैठा है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्यू होगा, जो कि दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में। फिर आपसे उसने पूछा कि कौन सा व्यक्ति W और S के बीच में बैठा है। कौन सा व्यक्ति W और S के बीच में बैठा है। तो देखते हैं कि W और S के बीच में कौन बैठा है। ये रहा W, ये रहा S, इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, Q और R भी बैठे हैं। और इधर से देखें तो UP TV। अब आपके पास ऑप्शन में जो मिलेगा आपको वही क्या करना है, टिक करना है। तो देखते हैं हमारे पास ऑप्शन के अंदर 2-2 के पेयर में है, तो 2-2 के पेयर में हमारे पास कौन बैठा है, Q और R बैठा है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा QR, जो कि हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन पूछता है कि U के संदर्भ में U की पुत्री का स्थान बताओ। U के संदर्भ में U की पुत्री। अब पहले तो ये देखें कि U की बेटी है कौन सी, U की बेटी कौन है, P है। अब हमें क्या देखना है कि U के रिलेशन में P कहाँ पर
बैठा है, तो ये रहा U और ये रहा P, ठीक बाएं स्थान पर कौन बैठी है? उसकी पुत्री बैठी है। अब आंसर क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का? ठीक बायां, यानी कि पहला बायां ही हमें कहाँ मिल रहा है? पहले ही ऑप्शन के अंदर मिल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तालिका में उनकी स्थिति के अनुसार सही नहीं है? तो यहाँ आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 से 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज तो ये कि मेल और फीमेल कौन कौन से हैं, यानी कि फैमिली के अंदर मेल कौन है, फीमेल कौन है। दूसरा आपको क्या देखना है कि जो हमने अरेंजमेंट बनाई है उस अरेंजमेंट के हिसाब से लेफ्ट और राइट का दोनों का आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं पहले ऑप्शन के उसने अंदर हमें क्या बोला? क्यू, आर और टी के लिए पूछा। अब देखते हैं क्यू, आर और टी का क्या रिलेशन है यहाँ पर। क्यू क्या है? क्यू क्या है? मेल है। क्यू क्या है? मेल है। और आर क्या है? फीमेल है। और टी क्या है? मेल है। यानी कि पहले ऑप्शन के अंदर उसने हमें क्या दिया? 2 मेल कैंडिडेट दिए और एक क्या दिया? फीमेल कैंडिडेट दिया। फिर अगले ऑप्शन में चेक करें, क्यू क्या थी? क्यू हमारा मेल था, आर हमारी फीमेल थी और टी हमारा क्या था? मेल कैंडिडेट था। और एस यू पी को चेक करें तो एस यू पी को जब हमने देखा तो हमें पता चला कि एस क्या था? फीमेल, यू क्या है? मेल, और फिर से पी क्या है? फीमेल। एस यू पी में क्या है? मेल फीमेल का अगर चेक करें तो ये है मेल फीमेल, ये है मेल और ये क्या है? फीमेल। लेकिन जैसे ही हमने इसको देखा तो हमें क्या पता चला कि इस ऑप्शन के अंदर हमें जितने भी मेंबर दिए गए हैं वो क्या आ रहे हैं? कंटिन्यूटी में आ रहे हैं। लेकिन बाकी के जितने भी ऑप्शन हैं वो कंटिन्यूटी में नहीं आ रहे। यानी कि अगर हम देखें कि ये तीनों तो क्या है? ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये तो क्या है? अपनी स्थिति के अनुसार सही है, लेकिन ये जो है हमारे पास सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में नया क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो गया और इसमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 35 तक आपको दिया गया है और इसमें आपको कहा गया है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न है जिसके नीचे 2 कथन संख्या 1 और 2 दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कथन में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। यानी कि यहाँ जो हमें क्वेश्चंस मिलेंगे वो हमारे किस चैप्टर से मिलेंगे? डाटा सफिशिएंसी से मिलेंगे। और डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन जितने भी हैं उनको करने के लिए आपको नया कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके पहले से किए हुए चैप्टर्स से पूछे जाएंगे। मतलब डाटा सफिशिएंसी में अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो वो किससे पूछ सकता है? और पूछता है वो है आपका सबसे फेमस टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट। दूसरा किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? दूसरा वो आपसे पूछेगा ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। तीसरा वो आपसे पूछेगा कोडिंग डिकोडिंग से। और चौथा वो आपसे पूछेगा डायरेक्शन सेंस से। और पांचवा वो आपसे पूछेगा रैंकिंग से। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको दिया गया कि प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न है, तो वो जो प्रश्न होगा, वो जो क्वेश्चन होगा वो कहाँ से होगा? वो इन चैप्टर से रिलेटेड होगा। और उस क्वेश्चन के बाद आपको क्या दिए होंगे? नीचे 2 कथन दिए होंगे, 2 स्टेटमेंट दी हुई होंगी, पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट। और आपको क्या बताना है कि आप इन स्टेटमेंट्स का यूज करके क्या उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं या फिर नहीं।
और इस चैप्टर के लिए सबसे खास बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। तो पहले हम ये देखते हैं कि हम इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे दे सकते हैं। तो जैसा कि इसमें लिखा गया है कि आपके पास एक क्वेश्चन होगा और उस क्वेश्चन पे बेस्ड क्या होंगे, दो कथन होंगे, यानी कि दो स्टेटमेंट होंगी। अब आंसर कैसे दिया जाए, तो जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया अगर उसका आंसर फर्स्ट स्टेटमेंट दे पा रही है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है लेकिन सेकंड स्टेटमेंट से आंसर नहीं आ रहा, तो आपके पास आंसर क्या होगा कि कथन एक जो है, स्टेटमेंट एक जो है वो हमें आंसर देने के लिए क्या है, पर्याप्त है, सफिशिएंट है। लेकिन अगर ये कहें कि फर्स्ट वाली से आंसर नहीं आया और सेकंड स्टेटमेंट से हमारे पास आंसर आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि स्टेटमेंट दो जो है वो हमें उत्तर देने के लिए सफिशिएंट है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर आ गया तो हम दूसरी स्टेटमेंट को चेक ही नहीं करते। कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर आया है तब भी आपको क्या करना है, सेकंड स्टेटमेंट से जरूर चेक करना है। क्यों चेक करना है वो अभी पता चलेगा कि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट से भी आंसर आ गया और सेकंड स्टेटमेंट से भी आ गया तो आपके पास ऑप्शन नंबर 3 आपको मिलेगा, जिसमें आपको और का केस मिलेगा, यानी कि ईदर और, यानी कि हम क्या कहें, या तो ऑप्शन 1 का यूज हम कर ले तो भी आंसर आएगा, या हम क्या करें ऑप्शन नंबर 2 का यूज कर ले, स्टेटमेंट नंबर 2 का यूज करें तो भी हमारे पास आंसर आएगा। ईदर 1 और 2 ये दोनों ही क्या होंगे, हमारे सही होंगे और इस कंडीशन में हमारे पास आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 ईदर और का होगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि फर्स्ट स्टेटमेंट से भी आंसर नहीं आया, सेकंड स्टेटमेंट से भी आंसर नहीं आया, तब हम क्या करें, तब हमें क्या करना है, जब भी ऐसी कोई कंडीशन आए कि फर्स्ट स्टेटमेंट से भी आंसर नहीं आया, सेकंड से भी नहीं आया, फिर हम क्या करें, पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट इन दोनों को क्या कर दे, मर्ज कर दे, मतलब दोनों का यूज करें और फिर देखें कि आंसर आता है या नहीं आता। अगर तब भी ना आए, तब भी आपका आंसर ना आए, तब आपके पास ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। और फिर पांचवी कंडीशन क्या होगी, आंसर फर्स्ट स्टेटमेंट से नहीं आया, आंसर सेकंड स्टेटमेंट से नहीं आया, लेकिन जैसे ही हमने दोनों स्टेटमेंट को मर्ज किया हमारे पास आंसर आ गया, तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 5 रहेगा। अब ये ऑप्शंस आपको पेपर में चेंज भी मिल सकते हैं, मतलब आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर यहाँ से कोई भी कंडीशन आपको मिलती है तो आपको वो उस केस में जो आंसर है वो आपको किस तरह का लगाना है। फर्स्ट का मतलब है कि जब आपकी सिर्फ और सिर्फ पहली स्टेटमेंट आंसर दे पा रही है, सेकंड स्टेटमेंट आंसर नहीं दे पा रही। और सेकंड केस में क्या होगा कि जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है उससे आंसर नहीं आ रहा और सेकंड स्टेटमेंट से आ रहा है, तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। और थर्ड ऑप्शन ईदर और वाला किस कंडीशन में होगा, जब आंसर 1 से भी आ रहा है और जब आंसर 2 से भी आ रहा है, तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट से भी आंसर निकाल सकते हैं और सेकंड से भी निकाल सकते हैं, तब क्या होगा, ईदर और का केस होगा। और फोर्थ में क्या होगा कि दोनों ही स्टेटमेंट आपका आंसर नहीं दे पा रही और आपने मर्ज कर लिया तो भी आंसर नहीं आ रहा, तब जाके क्या करना है, ऑप्शन नंबर 4 लगाना है। और अगर सिंगल स्टेटमेंट आंसर नहीं दे पा रही और मर्ज करने पे आंसर आ रहा है, तब क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 5 होगा। अब देखते हैं इस पे बेस्ड जो हमारे पास क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को करते हैं। अब देखिए पहले क्वेश्चन में उसने आपसे क्या पूछा, पहले क्वेश्चन में पूछा
कि भाषा में हेल्दी को किस प्रकार कोडित किया जाता है। मतलब आपको क्या पता करना है, इस हेल्दी का कोड फाइंड करना है, ये आपका प्रश्न है। और इसमें क्या दिए हैं, 2 स्टेटमेंट आपके पास गिवन है और इन दोनों स्टेटमेंट से ही क्या करना है, आपको आंसर का पता लगाना है। अब हम देखें कि फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर उसने क्या बोला। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला कि ईट एंड ड्रिंक हेल्दी। ईट एंड ड्रिंक हेल्दी को उसने क्या लिखा, यहाँ पर SC और TA में क्या है, थोड़ा सा गैप है, ये आप देख लीजिएगा। ईट एंड ड्रिंक हेल्थी को उसने ये कोड दिए हैं, ड्रिंक हॉट ब्रेवेजेस को उसने ये कोड दिए हैं। अब हम अगर सिर्फ और सिर्फ पहली कंडीशन को देखें, पहली स्टेटमेंट को देखें, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम ड्रिंक का कोड फाइंड कर सकते हैं, लेकिन और किसी का भी कोड फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ ड्रिंक कॉमन है। ड्रिंक कॉमन है तो हमें ड्रिंक का कोड मिलेगा, बाकी किसी का नहीं मिलेगा। मतलब हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमें आंसर नहीं दे पा रही है। तो हम चेक करते हैं हमारी सेकंड स्टेटमेंट को। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, ईट हॉट मील डेली। अब यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में तो क्या चाहिए, हेल्दी चाहिए। अब यहाँ आपको किसी लाइन में हेल्दी दिख रहा है क्या, नहीं। अगर स्टेटमेंट में ही हेल्दी नहीं है तो हमें आंसर कैसे मिलेगा। मतलब हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी हमें आंसर नहीं दे पा रही। जब ये भी आंसर नहीं दे पा रही तो ऑप्शन क्या बचता है कि दोनों को क्या कर दीजिए, मर्ज कर दीजिए। अब देखते हैं मर्ज करने के बाद क्या होगा। जब हमने मर्ज किया तो ड्रिंक से ड्रिंक तो पहले ही कट चुका था, मतलब हमें इसका आंसर मिल चुका था। आपको आंसर फाइंड नहीं करना है, आपको क्या देखना है कि आप आंसर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब सेकंड पे चले तो हमें यहाँ मिल गया कि हमारे पास ईट भी है और इधर हमारे पास क्या है, ईट है। तो यानी कि हमें ईट का भी कोड फाइंड हो जाएगा। और ही हमें यहाँ पे क्या मिला, एक शब्द हमें और मिला, वो कौन सा है, एंड। और यहाँ पे भी क्या है, एंड, यानी कि यहाँ से भी इसका क्या मिल जाएगा, कोड मिल जाएगा। अब फर्स्ट लाइन के अंदर तीनों के कोड मिल गए और बचा हुआ वर्ड कौन सा है, बचा हुआ वर्ड हमारे पास हेल्दी है। तो इस हेल्दी का कोड हमें फाइंड हो जाएगा, मिल जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए कि जब हमने दोनों स्टेटमेंट को मर्ज किया तब जाकर हमें क्या मिला, आंसर मिला। तो हमारे पास ये ऑप्शन है। तो ऑप्शंस आपके पास क्या होंगे, 5 नंबर ऑप्शन देखिए, जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या कि कथन 1 और कथन 2 दोनों का डाटा एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है। मर्ज करने का मतलब क्या है, दोनों को हमने एक साथ यूज किया है तभी जाके हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिला। अदरवाइज इंडिविजुअली हम देख रहे थे तो ना तो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट आंसर दे पा रही थी और ना ही सेकंड दे पा रही थी। इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई जो होगा वो क्या राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखिए, अब यहाँ हमें क्या मिला, ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन मिला। जैसा मैंने आपको बताया था, सिटिंग अरेंजमेंट से हो सकता है, ब्लड रिलेशन से हो सकता है, डायरेक्शन सेंस से, रैंकिंग से, या फिर किससे, कोडिंग डिकोडिंग से हो सकता है। तो पिछला क्वेश्चन हमने किससे देखा, कोडिंग डिकोडिंग से देखा, और अब वाला क्वेश्चन किससे है, ब्लड रिलेशन से है। तो यहाँ उसने क्या कहा, ए सी की माता है। क्वेश्चन में उसने क्या दे दिया, ए सी की माता है। ये बात हमारे पास गिवन है, ठीक है जी, हमने मान लिया ए क्या है, सी की माता है। उसने कहा सी का डी से रिलेशन बताओ। सी का डी से रिलेशन बताना है। हमारे पास सी तो है लेकिन डी नहीं है, और उसके लिए उसने क्या दी, 2 स्टेटमेंट दी। और इन दोनों स्टेटमेंट को पहला काम क्या करना है, अलग अलग यूज करना है। तो हम पहले ही क्या करें, 2 बार बना लें। इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज करेंगे, इसमें क्या करेंगे, सेकंड स्टेटमेंट का यूज करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट में उसने क्या कहा, डी
ए की इकलौती पुत्री है, मतलब ए की सिर्फ और सिर्फ एक ही बेटी है और उसका नाम क्या है, डी है। यानी कि ये क्या होगा, जो सी है वो क्या होगा, बेटा होगा, तभी डी क्या है, इकलौती बेटी है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है कि डी जो है वो सी की बहन है, सी की बहन है डी, लेकिन सी के बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं है। अब ये दोनों बहनें भी हो सकती हैं, ये दोनों भाई भी हो सकते हैं, लेकिन उसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, सी डी से किस प्रकार संबंधित है। हमें किसके बारे में बताना है, सी के बारे में बताना है। अब सी इसका क्या लगेगा, डी का भाई लगेगा, यानी कि यहाँ से हमें कंफर्म हो रहा है कि सी जो है वो क्या है, डी का भाई है। लेकिन यहाँ हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि सी जो है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, यानी कि हमारी सेकंड स्टेटमेंट हमें सही आंसर नहीं दे रही, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट सही आंसर दे रही है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट आंसर दे रही थी, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, सेकंड स्टेटमेंट को चेक किया, और जो हमें चेक करना ही है हर हाल में। तो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट सही आंसर दे रही, सेकंड नहीं दे रही। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, यदि केवल कथन 1 में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 में दिया गया डाटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने में पर्याप्त नहीं है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो किससे रिलेटेड दिखाई दे रहा है, डायरेक्शन सेंस से रिलेटेड है। क्वेश्चन में कहा गया टावर पी टावर क्यू के संबंध में किस दिशा में है। अब डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसपे दो स्टेटमेंट हमें दी गई। पहली स्टेटमेंट में क्या कहा, पी एच के पश्चिम में है। फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं, पी एच के पश्चिम में, ठीक है, जो क्यू के दक्षिण में है। अब फिर से यहाँ पे कौन सा वर्ड आ गया, जो आ गया। ये रहा फर्स्ट मेंबर, ये रहा सेकंड मेंबर और ये थर्ड, और इनके बीच में क्या है, जो है। और ये जो क्या बताता है, थर्ड मेंबर का सेकंड मेंबर से रिलेशन बताता है। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, एच जो क्यू के दक्षिण में है, मतलब ऐसे। अब उसने पूछा क्या था कि टावर पी टावर क्यू के संबंध में, यहाँ हम देखें तो डायरेक्शन फाइंड हो सकती है। आपको ये नहीं बताना कौन सी डायरेक्शन है, लेकिन फाइंड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। यानी कि हमारी ये स्टेटमेंट आंसर देने के लिए सफिशिएंट है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कहती है एफ क्यू के पश्चिम में है। ये रहा क्यू और इसके पश्चिम में कौन है, एफ बैठा है, ठीक है। और पी के उत्तर में है, जो सेकंड मेंबर का रिलेशन बताता है और क्या बताता है, फर्स्ट मेंबर का रिलेशन बताता है थर्ड मेंबर से। तो एफ क्या है, पी के उत्तर में है। तो ये रहा एफ, तो इस किसके उत्तर में है, पी के उत्तर में है। अब भी हम क्या बता सकते हैं, पी के डायरेक्शन बता सकते हैं क्यू के रिस्पेक्ट में। तो यानी कि हमारा आंसर देने के लिए सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, सफिशिएंट है। अब दोनों ही जब सफिशिएंट हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ईदर और का केस आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी ऑप्शन, अकेला कथन 1 या केवल कथन 2 दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कहाँ से मिला कि जो हमारे 4-5 मेंबर हैं उनमें से सबसे पहले स्टेशन पर कौन पहुंचा, देखते हैं। और उसने क्या कहा, कोई भी 2 व्यक्ति एक साथ नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। पहली स्टेटमेंट में उसने क्या बोला, एम केवल जे और टी के बाद पहुंचा। सबसे पहले कौन पहुंचा ये उसने पूछा है क्वेश्चन के अंदर। और उसने फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर हमें क्या दिया कि जो एम है वो केवल और केवल जे और टी के बाद पहुंचा है, और बाकी के जितने भी मेंबर हैं वो एम से भी बाद पहुंचे हैं। मतलब एम जो है वो जे और टी, अब जे यहाँ टी यहाँ, या फिर क्या हो सकता है, टी
T यहाँ, J यहाँ, M यहाँ, क्योंकि उसने साफ साफ नहीं दिया कि J और T किस पोजीशन पर है, सिर्फ यही लाइन बोली कि M केवल J और T के बाद पहुंचता है और बाकी के जो मेंबर रह गए, कौन से, L रह गया और R रह गया, वो कहाँ हैं, M से भी नीचे हैं। तो यानी कि हम फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बता सकते कि पहले नंबर पे कौन पहुंचा, या तो J होगा या T होगा। सफिशिएंट नहीं है आंसर देने के लिए, आंसर नहीं दे सकते। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, L R से पहले पहुंचा। क्या कह रही है, L R से पहले पहुंचा। अब L R से पहले पहुंचा, इस कंडीशन में तो हम वैसे ही नहीं बता पा रहे कि इसके आगे के कौन से जो मेंबर्स दिए हुए हैं वो बाद में हैं या पहले हैं, ऐसा फिर से उसने कुछ नहीं बताया। तो यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट का यूज करके भी आंसर नहीं दे पा रहे। अब हम क्या करें, दोनों को मर्ज करके देखते हैं। जब हमने दोनों को मर्ज किया तो हमने देखा कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ तक दे रही थी, तो सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है, L R से पहले पहुंचा, मतलब L यहाँ आएगा, R यहाँ आएगा, L यहाँ आएगा, R यहाँ आएगा, ठीक बात। लेकिन उसने पूछा सबसे पहले स्टेशन पर कौन पहुंचा, तो सबसे पहले तो फिर वही कंडीशन कि या तो J होगा या T होगा, मतलब कि हम दोनों का यूज़ करके भी, दोनों को मर्ज करके भी आंसर नहीं दे पा रहे, यानी कि ये कंडीशन भी, मर्जिंग कंडीशन भी क्या हो गई, गलत हो गई। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या आएगा, डी आएगा, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा कि कथन 1 और 2 दोनों में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कहता है कि नेहा का जन्मदिन किस दिन है। अब नेहा के जन्मदिन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि डे बताना है आपको कि उसका जन्मदिन किस दिन था, और उसी से बेस्ड क्या है, आपके पास 2 स्टेटमेंट दी गई है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, जो किसने दी है, रमेश ने दी है। रमेश क्या कहता है कि नेहा का जन्मदिन मंगलवार के बाद किसी दिन है, मतलब ट्यूसडे के तो क्या है, बाद में है, लेकिन उसी सप्ताह के शुक्रवार से पहले है, मतलब फ्राइडे से क्या है, पहले है। अब ट्यूसडे के बाद है और फ्राइडे से पहले है, इसका मतलब या तो जन्मदिन कब होगा, बुधवार को होगा, या फिर जन्मदिन कब होगा, थर्सडे को होगा। या की कंडीशन आ गई, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट तो आंसर नहीं दे पा रही। सेकंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है कि किरण को ठीक से याद है कि नेहा का जन्मदिन सोमवार के बाद है, मतलब मंडे के तो बाद है, लेकिन उसी सप्ताह के गुरुवार से पहले है, मतलब थर्सडे से क्या है, पहले है। अब यहाँ कंडीशन में देखें तो मंडे के बाद है, तो मंडे के बाद तो क्या हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, थर्सडे से पहले है तो क्या हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है। अब यहाँ फिर से या की कंडीशन बन गई, तो मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी आंसर नहीं दे पा रही, सेकंड स्टेटमेंट भी आंसर नहीं दे पा रही, फर्स्ट भी नहीं दे पा रही। और जब भी ऐसी कंडीशन आए कि दोनों स्टेटमेंट अलग अलग आंसर नहीं दे पा रही, तो हम दोनों को क्या करें, मर्ज कर दें। और जैसे ही हमने मर्ज किया, इसको याद था कि या तो बुधवार है या गुरुवार है, और इसको याद था कि या तो मंगलवार है या बुधवार है, तो मतलब जन्मदिन किस दिन है, बुधवार को है। दोनों को मर्ज करने पे हमें क्या मिल रहा है, आंसर मिल रहा है। तो दोनों को मर्ज करने पे जब भी आंसर मिलता है तो ऑप्शन नंबर क्या होता है, 5 होता है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और कथन 2 दोनों में डाटा एक साथ क्या है, आवश्यक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, वो हम देखेंगे हमारी कल की क्लास में। और आज की क्लास में जो आप लोगों ने देखा, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वो क्या था, ब्लड रिलेशन प्लस सिटिंग अरेंजमेंट था, वो भी कुछ नया था। और फिर हमने क्या देखा, डाटा सफिशिएंसी को देखा, ये भी हमारे लिए क्या था, नया था। तो इसी तरह के नए नए क्वेश्चंस को देखने के लिए, सॉल्व करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को आगे की आगे बढ़ाते चलिए। अभी के लिए धन्यवाद।